लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे और इनफी के रिजल्ट पब्लिश हुए हैं, उनका डिस्कशन भी कर लेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर आया हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि भाई शाम ढलने के पहले रिकॉर्डिंग करके अपना पब्लिश कर दूँ, बिकॉज नहीं तो फिर क्या होगा कि यार वो पब्लिशिंग छूट ही जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लोग के संग आप बिजी हो जाते हो तो दिक्कत होती है। अभी हम सारे इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा सा सेशल्स आए हुए हैं, तो अभी आपको मोस्टली सारे इन्फ्लुएंसर्स की रील्स या वीडियोस सेशल्स से ही दिखाई देगी। और हम लोग हैं अभी 3 दिन तो यहीं पे हैं सब लोग। तो चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में और ऐसा ही है। वर्ल्ड भी इसी तरह से मूव कर रहा है जैसा हमें चाहिए था, जैसा होना चाहिए था। बस डिफरेंस बस ये रह गया है कि 2 दिन से इंडियन मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है ना। उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कल मैंने 2-3 रीजंस आपको पॉइंट आउट करे ना। अभी एक इन्फी का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है तो वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। अभी बस वही देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा क्या नहीं रहेगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार किस तरीके से हमें अप्रोच करना है चीज़ों को, एंड कैसे हम इसको नेविगेट कर सकते हैं, कैसे इन सिचुएशन से डील कर सकते हैं। आज भी मार्केट में यही हुआ, एक बार सेलिंग प्रेशर दिखा तो सही, बट आप नोटिस करो एग्जैक्टली वो कहाँ आके रुका, 23,800 पे आके रुका। 23,800 पे जब आके रुका है ना, तो ये क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि 23,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो जब बहुत टाइम से बार बार मार्केट वहां आ रहा है, टेस्ट कर रहा है, 100-200 पॉइंट नीचे भी जा रहा है। आज तो नहीं गया लेकिन नॉर्मली जा रहा है, एंड फिर वहीं से बाउंस बैक कर जा रहा है। तो अब जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि वो रीजन नहीं टूटता है, तब तक आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी जैसे बीच में कट का साइकिल या राइज का साइकिल चल रहा था, अभी यूरोपियन यूनियन का आया है तो वो फ्लैट आया है। तो यानी कि शायद हो सकता है इस बार यूएस के भी रेट्स वगैरह में ज़्यादा चेंजेस ना आए, और फिर यहाँ चेंजेस नहीं आते तो इंडिया में भी रेट चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग होने को देख सकता है। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, और अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। पहले एक बार इन्फी के रिजल्ट देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और क्या डिस्कशन था आज का उस पर तो आता हूँ मैं, ठीक है। और पहले एक बार इन्फी के रिजल्ट देख लेते हैं। इन्फी के रिजल्ट्स का एक ही चीज ब्यूटी होता है, देखिए 200 पेज का रिजल्ट इन लोगों ने पब्लिश किया, यानी कि कोई भी डिटेल ऐसा नहीं होता है ये जो नहीं पब्लिश करते हैं, ये हर चीज पब्लिश करते हैं। और इनके सीईओ चेंज का एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ग्लोबल हेड ऑफ सर्विसेज थे, अब इनको डेजिग्नेट किया गया है एज ए सीनियर कोई रोल, और सीईओ के लिए भी शायद इनका नॉमिनेशन चल रहा है। तो देखते हैं नाउ। इन्फी के रिजल्ट का हाईलाइट इन्होंने खुद पब्लिश करा है, ठीक है। जो इनके हाईलाइट से पहले वो देख लेते हैं, फिर एक्चुअल रिजल्ट पर चलेंगे। इन्होंने क्या करा है, कांस्टेंट करेंसी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ 1% दिखाया है एंड 2.4% दिखाया है वाईओवाई ग्रोथ। नाउ जो कंडीशन अभी चल रहा है, नंबर्स ठीक है, अगर ग्रोथ के नंबर यही है तो कांस्टेंट करेंसी में। अभी इस कांस्टेंट करेंसी का ट्रांसलेशन आईएनआर में कैसे होगा वो देखेंगे अभी, बट कांस्टेंट करेंसी के वाइज ग्रोथ फिर भी ठीक आई है, क्योंकि लोग नेगेटिव ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वहां पे ठीक दिख रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1%। यहां एक चैलेंज मेरे को लगता है, एक समय तक ये बहुत हाई ऑपरेटिंग मार्जिन में ऑपरेट करते थे, ठीक है। ईपीएस इंक्रीज रुपी समय 15% दिखा रहे हैं वाई ओ वाई, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होगा इसीलिए वाई ओ वाई दिखा रहे हैं। लार्ज डील्स ठीक है, कोई बात नहीं। फ्री कैश फ्लो 0.96 बिलियन होता है, 7,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 8,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है इनके पास। 8.2% एआई एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। यार देखो एआई में इनका इन्वेस्टमेंट 0 है, फिर भी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दिखा रहे हैं, तो कुछ होगा इनका लॉजिक। नाउ अब कांस्टेंट करेंसी में 1% इन्होंने ग्रोथ दिखाया है, रिपोर्टेड ग्रोथ आ रहा है 0.08% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि कंपनी आईएनआर टर्म्स में 1% ग्रो करी है। कांस्टेंट करेंसी में 1% दिखा रहे हैं, इंडियन करेंसी में भी 1% ही ग्रोथ है। अब 1% ग्रोथ को आप कैसे अच्छा मानेंगे? जब तक कांस्टेंट करेंसी 1% था तब तक अच्छा बात था, बट ये पॉइंट
आईएनआर टर्म्स में 1% तो बहुत ही खराब है। ठीक है, बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। नॉर्थ अमेरिका यूरोप वगैरह में डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छा खासा, ठीक है। अब आप नोटिस करो एक चीज, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके बढ़े हैं, 155 क्लाइंट्स इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड भी करे हैं, बट फिर भी जो रेवेन्यू है वो ग्रो नहीं किया। इसका इंडिकेशन ये है कि इनको अब लो वैल्यू लो अर्निंग क्लाइंट्स भी ऐड करने पड़ रहे हैं जहां मार्जिन कम है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू को मेंटेन करना है। आप इमेजिन करो 155 न्यू क्लाइंट एडिशन, नेट क्लाइंट में कम से कम 70 क्लाइंट्स की बढ़ोतरी है, तो भी रेवेन्यू सिर्फ 1% ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो चैलेंज दिख रहा है, राइट? कहीं ना कहीं तो इनको ये प्रेशर है कि भाई ये रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये, और वही रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कारण छोटे क्लाइंट्स को भी हमको लेना पड़ रहा है। तो वो डिफरेंस देखिए, ठीक है। आप नोटिस करिए $50 मिलियन प्लस वैल्यू वाले क्लाइंट्स कम ही हुए हैं, $100 मिलियन वाले क्लाइंट अभी भी स्टेबल हैं। जो इंक्रीज है उसमें $1 मिलियन वाले ही क्लाइंट्स में इंक्रीज है। एंड अगर आप नेट नेट डिफरेंस देखेंगे तो 70 में यहाँ पे 6-7 ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? लेस देन $1 मिलियन वाले क्लाइंट ज्यादा है, यानी कि जो क्लाइंट जिनकी बिलिंग 8 करोड़ से कम है वही ज्यादा है। और वो सब बिजनेस में ना मार्जिन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑपरेटिंग मार्जिन का प्रेशर दिख रहा है। और टॉप 5 क्लाइंट के कंट्रीब्यूशन से भी थोड़ा सा वो डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि छोटे क्लाइंट्स का बढ़ोतरी ज्यादा हुआ है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। ऑन शॉट ऑफ साइड, हाँ ठीक है, एफर्ट्स तो ठीक है, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन भी सही है। एम्प्लॉय काउंट में डिक्लाइन हुआ है। नेट प्रॉफिट अगर आप नोटिस करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज दिख रहा है 1.3% का। और इंडियन नंबर्स देख लेते हैं एक बार। इंडियन नंबर्स में भी नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ कैसे गया? तो चलिए कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, चैलेंज रहेगा। पर रिजल्ट में कोई दम नहीं है, भाड़ में जाके। नो वंडर ये 3 डिजिट आ गया था, डिजर्व ही यही करता है। चलिए आते हैं, अपना क्या डिस्कशन था वो देख लेते हैं। उसके पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यही हो रहा है, ये 65,800 पे कल भी हर्डल लिया, आज दोपहर में भी हर्डल लिया, अभी भी ये गिर रहा है वहीं से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। और 65,800 अगर ये हर्डल जोन बना हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम लेवल्स भी प्लानिंग करते हैं। तो 65,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 66,200 66,800 तक का डोर ओपन होगा। डाउनसाइड का प्लानिंग ना 65,200 के नीचे ही करिएगा। 65,200 के नीचे टूटता है तो 64,600 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। मैं चूंकि बाहर आने वाला था तो मैंने एक बार के लिए कुछ फंड्स ऐड करके रख दिए हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो ले लेगा, क्योंकि कभी कभी क्या बाहर में नेट बैंकिंग ज़्यादा अच्छा से काम नहीं करता है। तो एक बार फंड्स मैंने ऐड करके रख दिए हैं, बट इसको मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के आंख पे लगेगा वो, ठीक है। एथीरियम में क्या लेवल ध्यान रखना है? एथीरियम में लेवल ध्यान रखना है आपको 1930 का लेवल एंड डाउन साइड में 1910 का लेवल। या तो 1910 के नीचे टूटे तो 1890 तक का मूव है, या फिर 1930 के ऊपर निकले तो मार्केट आपको मूव करता हुआ दिखता है 1950 एंड फिर 1970 तक। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है ये, इंडिया का तो है ही, ग्लोबली भी
इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। आंख बंद करके आराम से इस पर ट्रेड किया जा सकता है और कोई झमेला नहीं है। इनफैक्ट इनके यहाँ टेक्निकल ग्लिच लास्ट ईयर अगस्त में एक आया था और मैंने उस पर बहुत बुरी रील बनाई थी कि ये लोग बर्बाद होंगे तो अपने कारण ही होंगे एंड ऑल दैट। वो दिन है और आज का दिन है, बीच में एक ग्लिच तक नहीं आया, 11 महीने हो गए। मैं अभी बस वही डेल्टा के मैनेजमेंट को यही बोल रहा था कि आप लोग का काम कमेंडेबल है कि मान लो ग्लिच हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया। आज तक उसके बाद कोई ग्लिच नहीं आया। बड़े बड़े क्रैशेस आए, बड़े बड़े मूवमेंट्स आए, इन्होंने कैसे हैंडल किया अब यही जानते हैं। 78 का लेवल ऊपर में एंड 77 का लेवल नीचे में, ये दोनों रेंज मार्क करके रखिए। जब तक इसके बाहर नहीं निकलता सोलाना में कोई अपॉर्चुनिटी मत सर्च करिएगा, ठीक है। डेल्टा का लिंक तो रहेगा डिस्क्रिप्शन में। कॉइन स्विच एंड कॉइन D6 और कॉइन बेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कॉइन D6 में कैसा है कि उन्होंने S&P, नैस्डैक, निकाई फ्यूचर्स ये सब पे 50% फीस ऑफ कर दिया है, तो वो सब आप चाहें तो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और बाकी तो जो ये सब हैं ये तो ट्रेड आप कर ही सकते हैं। और कॉइन बेस में जैसा मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन लाइव चल रहा है और अब बहुत तगड़ा फाइट चल रहा है बिटवीन 1 and 2, ठीक है। रैंक 1 and 2 के बीच में अच्छा खासा फाइट चल रहा है। तो आप देखिए कितना 26 and 25.7, मतलब 1 मिलियन का खाली गैप है। दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने नीचे से आके चेस किया था और ये दोनों में गजब फाइट चल रही है। बट मज़ा आ रहा है, ये फाइट इनकी चल रही है और मज़ा आ रहा है मुझे देख के। और कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब मैं बताऊँ, मेरे तो काफ़ी सारे यूजर्स को मैं देख पा रहा हूँ कि वो टॉप 50 क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। बात हम टॉप 50 क्रैक करके क्या अचीव कर लेंगे उसकी नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन तो है, आपने पार्टिसिपेट तो किया। हाँ, बस इसमें ये है कि आप अभी यूपीआई एक्टिव नहीं है, यूपीआई अगले वीक से एक्टिव हो जाएगा और जब यूपीआई एक्टिव हो जाएगा तो फिर आप आराम से इसमें यूपीआई के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं। टिल द टाइम यूपीआई एक्टिव नहीं होता है आपको एमपीएस के थ्रू डिपॉजिट करना होगा और डिपॉजिट करने के बाद उसको यूएसडीसी में कन्वर्ट करके ट्रेड करना होगा। तो ये थोड़ा सा एक छोटा कॉम्प्लिकेशन है अभी, बट जो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आते हैं डिस्कशन पे, ठीक है। गोल्ड के लेवल्स मैंने इसमें मेरे को देना है। 4090 लेवल मार्क कर लीजिएगा। 4090 के ऊपर निकलता है तो 4110 तक एक छोटा सा मूव बनता है, फिर 4140 तक एक मूव बनता है। डाउन साइड में 4070 ये लेवल टूटता है ना तो वापस से ये 4040 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। कल गोल्ड में बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, उतना होना नहीं चाहिए था बट हुआ, ठीक है। सिल्वर यार 58.5 के ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, उसके पहले मत लीजिए। उसके पहले लेंगे बुलिश व्यू कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा, कॉइन D6 और कॉइन बेस तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तीनों में अकाउंट ओपन करके रख लीजिए। जब अलग अलग फीचर्स सब में आते रहते हैं, अलग अलग बेनिफिट सब में आते रहते हैं, सब बेनिफिट्स का फायदा उठाइए और अपना ट्रेड करिए। और धीरे धीरे फीस भी मार्केट से कम होते ही जा रहा है तो वो भी बेनिफिट उठाना चालू करिए। आते हैं कि क्या था अपना डिस्कशन आज का, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। कंसिडरिंग कि इन्फी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे आए हैं, तो उसको कंसिडर करते हुए देखते हैं। मैंने क्या लिखा सुबह सुबह, गिफ्ट निफ्टी वापस 150 पॉइंट डाउन है, प्री ओपन के बाद लेवल देता हूँ। प्री ओपन जब हो गया तो मैंने क्या लिखा, गिफ्ट निफ्टी सस्टेन बिलो 23,880, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 23,800, अपसाइड मूव इज पॉसिबल। अब एक बिल्ली आ गई है जंगल में, ये है ना, तो एक बिल्ली आ गई है, अभी वो देख रही है मेरे को घूर घूर के। अब मेरे को भी लग रहा है कि क्या बात है, ये घूर घूर के क्यों देख रही है, ठीक है। तो यही चीज़ था। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है अपने को, ध्यान ये रखना है कि 23,880 के नीचे 800 तक का मूव था एंड अपसाइड मूव इज पॉसिबल और 23,960। अभी जो हमने डिस्कस किया था इसमें हमने जो डिस्कशन किया था, अगर आप इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो चार्ट पे आप नोटिस करो यही हुआ, खुलने के संग ऊपर थोड़ा सा आया, 960 के ऊपर थोड़ा देर टाइम बिताया, उसके बाद वहां से फिर टूटना चालू। कहां तक टूटा, एग्जैक्टली 23,800 तक, नोटिस करो आप। फिर वापस बाउंस 900, फिर नीचे की तरफ आया 810 तक, फिर वापस ऊपर वही 870 860 तक। तो 800 से 2 बार बाउंस किया है आज। सिमिलरली निफ्टी बैंक का भी था, मैंने यही लिखा था कि यार इसको तोड़ने दो, 56,800 का लेवल तोड़ने दो, ठीक है। 56,800 के नीचे कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 56,500, छोटा सा मूव का प्लानिंग था बट वो हुआ। आप नोटिस करो तो 56,500 तक आया, तो 400 तक भी गया बट 500 के पास ही आके अपना टाइम खत्म कर लिया इसने। एंड सेंसेक्स में क्या था, चूंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा कटना था, मैंने एकदम इसमें क्लियरली यही वार्न भी किया था। नोटिस करिए आप, मैंने क्या वार्न करा था, बैंक निफ्टी में बोलने को डर लग रहा है, आप ऊपर का 76,600 के ऊपर ही अपसाइड सोचिएगा। यही हो रहा था
कि 76,600 के ऊपर थोड़ा सा गया, थोड़ा सा जाके फिर नीचे आ गया, एंड उसके बाद वापस से नीचे आ गया, फिर 76,200 तक एक बार यहाँ बाउंस किया, फिर एक बार यहाँ बाउंस किया। क्या करिएगा, उसको नहीं करना था, इसको किसी को पैसा नहीं देना था, अपना मूव कर लिया अपना जैसे उसको करना था। तो ये सब चीज़ें हो रही थी आज, ठीक है। और मैंने लिख भी दिया भाई मेरा फ्लाइट है, मैं इंडिया 2:30 के आसपास अब लैंड करूंगा, तो मैं क्या ही अपडेट करूंगा, लास्ट का 1 घंटा में क्या ही है, ठीक है। क्या देखना है अब अपने को, कल के लेवल्स देखने हैं। चलिए एक बार कल के लेवल्स देख लेते हैं। देखिए इन्फी के रिजल्ट जितने अच्छे आए हैं, ठीक है, आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ बट अब नैरेटिव भी अगर ये चला दी गई कि वर्स्ट इज ओवर तो बात अलग है, बट रिजल्ट कोई बहुत खास तो आए नहीं है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है अपने को कि भाई निफ्टी में, अच्छा एक चीज और है, 23,870 का मार्केट है, 800 जब तक ना टूटे शॉर्ट भी नहीं बनता, क्योंकि मान लो 30-40 पॉइंट के लिए आपने शॉर्ट कर दिया, फिर वो 800 पे आगे सपोर्ट ले लेगा। हाँ, या फिर 23,900 के पास मार्केट वहां से टर्न करे तो नीचे 100 पॉइंट तक का दिखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20-25 पॉइंट का एसएल बनता है, लेकिन वहां से फिर टर्न बड़ा दिखता है, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 23 मान लीजिए खुला ही 23,800 2830 के आसपास, तो वेट करना है कि 23,800 टूटे, वो टूटता है तो 23,730 फिर 23,670 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। जब तक वो ना हो कुछ नहीं करना है। एंड 23,900 के ऊपर मार्केट निकालता है तो 23,960 फर्स्ट मूव है, बट उसके ऊपर 24,050 तक का मूव बनता है, प्रोवाइडेड मार्केट 23,980 के ऊपर टिकना चालू हो जाए। तो वो कब होता है नहीं होता है वो देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन एक बार देख लीजिए, बिकॉज 2 दिन से मार्केट गिर रहे हैं, ऑप्शन चेन में थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखा है, एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रीमियम होता हुआ दिखा है, और कल ये प्रीमियम और बढ़ते हुए दिख सकते हैं अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो। निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखना है, 56,500 एंड 56,700। 56,500 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,300 फर्स्ट लेवल, फिर 56,100 सेकंड लेवल आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। 56,700 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 57,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। सेंसेक्स क्या लेवल ध्यान रखना है, सेंसेक्स में लेवल ध्यान रखना है अपने को 76,500 का लेवल ऊपर में, 76,300 का लेवल नीचे में। 76,300 के नीचे मार्केट टूटता है तो 76,100 फर्स्ट लेवल, 75,900 सेकंड लेवल। 75,900 टूटता है कि नहीं टूटता है इस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट और कितना टूट सकता है। अगर वो नहीं टूटता है तो कुछ नहीं करना है। 76,500 के ऊपर मार्केट निकलता है, 76,700 77,000 तक इजी मूव बनता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए लेवल्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।